जबरानी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम धामी 1730 करोड़ आएगी बात की लागत 90% वहन करेगी केंद्र सरकार। शहीदों के गांव की मिट्टी पहुंची देहरादून। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। देहरादून से दिल्ली भेजी जाएगी कलश यात्रा। जल्द हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार। नैनीताल और हरिद्वार जिलों से मंत्री बनना तय। मंत्रिमंडल में अभी 4 पद हैं खाली। आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। केदारनाथ समेत चारों धामों में के कपाट हुए बंद। रात 1:05 से 2:18 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घर से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात करके कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। बता दें कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा। माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा है। उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ये नई पीढ़ी में भी बहुत तेजी से उनका स्मरण हमेशा के लिए रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इससे देशभक्ति जन जन तक पहुंचेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के लिए लक्सर स्थित शुगर मिल परिसर के खेल मैदान पहुंचे। लेकिन इससे पहले बीजेपी के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खेल महाकुंभ कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रतिभाशाली युवाओं में अनोखे और काबिले तारीफ हुनर छिपे हुए हैं, जिनके प्रदर्शन के लिए सरकार मंच सुपुर्द कर रही है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पीएम और सीएम की जमकर तारीफ भी की। उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में। देहरादून विजिलेंस टीम ने लक्सर तहसील के चकबंदी लेखपाल वीरपाल को 7500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता धर्मदास ने विजिलेंस से शिकायत की थी और बताया कि चकबंदी लेखपाल ने आपदा से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल चकबंदी लेखपाल की संपत्ति की जांच की जा रही है। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला मंचन की ओर से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से राजगद्दी निकाली गई और इस राजगद्दी में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की भव्य झांकियां निकाली गईं। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण, भोले की बारात की झांकियों से लोगों को आकर्षित किया। ये भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर हल्द्वानी के विभिन्न मार्गों से होकर रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई।
संचालन समिति द्वारा जो ये श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बाहर से, पंजाब से, एटा से, बदायूं से, चंदौसी से, विभिन्न जगह से कई तरीके की झांकियां यहाँ पर आई हैं और इन झांकियों को एक क्रमबद्ध करके और एक डोले के स्वरूप में यहाँ रामलीला ग्राउंड से इसका संचालन शुरू होगा, जो कि मेन मार्केट से होता हुआ लगभग 7, 8, 9 बजे तक यहाँ पर वापस आएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर चंद्र ग्रहण सूतक के चलते 4 बजे बंद हो गई और इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ग्रहण काल का समय 28 अक्टूबर रात 1:04 है, जिसके 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होने के चलते दोनों मंदिर और मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर बंद हो जाएंगे और 29 अक्टूबर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। सभी पूजाएं अपने नियत समय पर होंगी। बद्रीनाथ मंदिर में 11 बजे पूर्वाह्न राजभोग लगेगा और मंदिर सफाई आदि के लिए 2 बजे तक बंद रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। लोहाघाट में जिला बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के कई स्कूलों की प्रतियोगिताओं में अव्वल आई छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और जिला बाल कल्याण समिति सदस्य राजू गरकोटी ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी छात्राओं से अपने तय किए गए लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की अपील की। इस दौरान CTPO मंजू लता ने कहा कि सरकार की ओर से बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। नौकरी में भी बेटियों को आरक्षण दिया गया है। रूप से बालिका बचाओ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों द्वारा बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम यहाँ दिए गए हैं। बच्चों की प्रतिभाएं अनेक स्थानों पर हैं, अलग अलग मैदान में हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। ये यहाँ पर सब एक बच्चे को देखने को मिले। हम इन बच्चों के लिए आगे भी मिलकर कार्य करेंगे। हमारे जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए, जो समाज में अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए आज बाल विकास द्वारा युवा भवन में तो यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं ने अपने प्रतिभा किया, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में उनको बताया गया। और मैं समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त बच्चों ने जो आज अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो सराहनीय था और मन गदगद हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इतने ऊपर पहुँच चुके हैं। और मैं पुनः समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य। उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा और जिला खेल अधिकारी के बीच झड़प हो गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी ने भाजपा सरकार और खेल मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ गलत टिप्पणी की। वही खेल अधिकारी का कहना है कि खिलाड़ियों को टाइम दिया गया था, पर टाइम पूरा होने के बावजूद खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने खेल रोका। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि खेल अधिकारी लगातार खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। खेले थे तो बच्चे मैडम ने बच्चों को बोला कि जाओ बीच में जाओ, ठीक है। बच्चे नहीं आ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। मैम उनको हाथ दिखा रही है, जाते क्यों नहीं जाते हो। वहाँ से मैम ने बोला, फिर बच्चे लोग आए और मैम अपने आप वहाँ से आने के बाद मैम ने सीधे विकेट उखाड़ दिए, ठीक है। फिर हम लोगों से बहसबाजी करने लगे। फिर मैम अभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि बोलो उनसे बात करो, बस तुम्हारा ये है वो है। मैम के 3-4 बार बोलने के बावजूद भी ये हटे नहीं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और हम लोग ग्राउंड उतर गए थे। हमारे कहने पे मैम ने वहाँ पे उन लोग को बोला कि ग्राउंड खाली करो। हम लोग को हमारा ग्राउंड चाहिए होता है, शाम को हम प्रैक्टिस के। मैम ने सही बोला कि हाँ ग्राउंड है हमारा, शाम को हमारा ग्राउंड होता है सारे बच्चों का, तो उन्हें बीच पर आना ही पड़ेगा। 3 बजे ख़त्म करने के बाद मैंने इनको 3 बार वार्निंग दी, अपना बंदा भेजा कि 3 बज गए, अब आप लोग गेम ख़त्म कर दीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 तक ख़त्म नहीं करा। इस वजह से मुझे मजबूरन बीच ग्राउंड में आना पड़ा और इनका विकेट निकाल के मुझे रोकना पड़ा। मैच के आप रोको, इसमें आप नेतागिरी दिखाएं, लड़ाई करें, झगड़ा करें, अभद्र व्यवहार करें, तो इसमें सर उनकी गलती है। मैं बलक 4 बजे के आसपास गई थी, इतना ही कहा था, टाइम आपका ओवर हो चुका।
जाएगा। इस पे वो लोग मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। आज हम लोग खेल महाकुंभ के तहत यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे अंतिम चरण में हमारी ये प्रतियोगिता चल रही थी और 3 ओवर बाकी था इस प्रतियोगिता को समापन होने के लिए, लेकिन फिर मैडम घुसकर हमारे स्टंप उखाड़ती है और हमारे ऊपर जो गाली गलौज उनके द्वारा की गई और हाथ दिखाकर मारने की हमको धमकी दी गई। हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी से तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने पर संत समाज में खुशी का माहौल है और सभी संत इसे वर्षों के संघर्ष की समाप्ति मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बनना सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतों ने राम मंदिर को लेकर कहा कि यह सैकड़ों सालों की संतों की मेहनत और तपस्या का फल है जो आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने लोगों से अपील की है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो राम मंदिर नहीं जा पाएंगे वे अपने आसपास के राम मंदिर में जाकर राम नाम का जप करेंगे। समझती हूँ कि हम सब भारतवासियों के लिए, हिंदू समाज के लिए और संपूर्ण देश के लिए, जहाँ पर भी सनातन धर्मावलंबी हैं, इससे बढ़कर के और कोई प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे आराध्य इष्ट भगवान श्री राम को एक भव्य स्थान मिल रहा है जिस पर वो विराजमान होंगे। संतों की बहुत इसके पीछे भावना रही है, उनका बलिदान रहा है कि किसी तरह से भी राम का दिव्य स्थान बने। आज वो सुघड़ी सुदिन आया है तो बहुत ही हर्ष है, उल्लास है, उमंग है। बहुत खुशी का अवसर है। आपने देखा होगा जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा राम का विरोध किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले लोग कहते थे राम मंदिर कब बनाएगा, तारीख कब बताएंगे, अब वो सब हो गया। अभी जो है 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए सभी जितने भी संत महात्मा है हमने एक अलग नियम बनाया है। जो अयोध्या में जाएंगे वो तो वहाँ जाएंगे ही, सरकार उनको बुलाएगी, सब उनको बुलाएंगे, परंतु जो अयोध्या में नहीं जाएंगे वो जितने भी राम मंदिर है, पूरे भारत में जितने राम मंदिर है, सभी साधु संत वहाँ राम मंदिर में जो है भगवान राम का आयोजन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर है वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। साधु संत सब जुड़े हुए हैं, जुड़े थे, जुड़े हैं। उस कार्यक्रम में जैसा विधान होगा, जैसा वहाँ व्यवस्था होगी, हम लोग सब उसमें पहुँचेंगे। आज सारे संतों में बहुत प्रसन्नता है और हम लोग बहुत खुश हैं कि एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी उसमें पूजा होने जा रही है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में एक नेपाली दंपति को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाली दंपति अपनी बेटी के साथ काम की तलाश में लोहाघाट आया था और ज्वरक बहादुर के नेपाली होटल में रुका हुआ था, जिसके बाद लोगों ने नेपाली दंपति को गंभीर हालत में सड़क में पड़े हुए देखा और आनंद फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दंपति का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों को कौन सा विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है पता नहीं चल पा रहा है। सैंपल जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं दंपति की बेटी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने दोनों को पेय पदार्थ दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता रहे कि इनको किसी बोतल में कुछ शराब पिलाया जबरदस्ती, तो अभी पॉइजन का सोर्स है पता नहीं कि क्या लिया है। अभी के लिए जो महक से जो भी इनकी स्मेल से लग रहा है सबसे पहले लवाज वगैरह कर रहे हैं ताकि जो अंदर बैठना उसको निकाल सके। तो बाकी देखते हैं, फिर हमारे फिजिशियंस आएंगे वो बताएंगे इस चीज़ के लिए। बाकी स्थिति अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किस तरह का है, कितने देर में उसका असर आएगा, कुछ नहीं उसका बोल सकते अभी हम ना। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला जलाया। साथ ही उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध किया। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और गौरव चौधरी ने कहा कि एक तरफ हॉस्पिटल में इलाज करा रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई नोटिस देकर परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सरकार सभी सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है। सरकार है, अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने रणनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं और कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस अपने पुराने गढ़ों में सुधार करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन का आयोजन काशीपुर के रामलीला मैदान में हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज उपस्थित रहे। इस दौरान करण माहरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताया। के जो शक्ति केंद्र है उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की ओर। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत चंपावत क्षेत्र से पुलिस ने 3 किलोग्राम से ज्यादा चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीओ ऑपरेशन विवेक कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर एसओजी एचपीयू और कोतवाली चंपावत पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में धौन के पास टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे में रोडवेज बस में अभियुक्त के बैग से 4 पॉलीथीन के अंदर 3 किलो 385 ग्राम चरस को परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने गांव में भांग की खेती कर 2 वर्ष में यह चरस तैयार की थी। उक्त चरस को ऊंचे दामों में बेचने के लिए मैदानी क्षेत्र में ले जा रहा था। के निकट टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे 125 में एक अभियुक्त, उसका एक बैग था, उसमें 4 पॉलीथीन के अंदर करीब 3 किलो 385 ग्राम चरस बैग में परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोतवाली चंपावत में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत। धामी सरकार के कार्यकाल में हुए उद्यान विभाग के घोटाले को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उद्यान विभाग में घोटाले का मामला उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी पर सीबीआई जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उतने ही दोषी उद्यान मंत्री भी हैं, ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोटालेबाज अधिकारियों और मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीनों से या कुछ साल के लीजिए भ्रष्टाचार के मामले दिन ब दिन उजागर होते जा रहे हैं। भले वो यूके SSS हो, भर्ती घोटाला हो, सहकारिता विभाग का घोटाला हो और बहुत बड़े स्तर पर उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और सीबीआई जांच की मांग के लिए उन्होंने बोला है। इसमें सरकार का कहना है कि सरकार हाई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जाना जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है उसकी जांच करने में क्या फर्क पड़ता है। अगर जांच में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और राजनीति में नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान होता है और नैतिकता के आधार में जो भी उद्यान मंत्री हो इस्तीफा दें और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका संज्ञान लेके जो लोग भी इसमें लिप्त हो सब पे कार्रवाई करें। छात्र संघ चुनाव की तिथि भले ही अभी घोषित न हुई हो, लेकिन चुनाव को लेकर छात्र संगठनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। SGRR कॉलेज में होने जा रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सहयोगी छात्र संगठन NSUI ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण, उपाध्यक्ष पद के लिए आयुष, ट्रेजरर पद की प्रत्याशी पीहू, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर करण मेहरा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण का कहना है कि NSUI पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव में प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। उसके लिए हमारी NSUI की जो SGR की पूरी टीम है वो बहुत ही जोर शोर से अपनी लगी हुई है
और हमें उम्मीद है कि इस बार हम वहाँ की जितनी भी हमारे पद, जो हमारे 4 पद हमने अपने खड़े किए हैं, वो हम बिल्कुल ही बिना किसी रोक टोक के वहाँ निकालेंगे। और इस चीज़ के लिए हमने शुरुआत से ही, पहले से ही बहुत तैयारियाँ की हैं, पर यह है जब से तारीख निकली है तब से हम लोगों ने इस चीज़ को अपने दुगना कर दिया है और हमारी तरफ से जो भी है अपना 100% दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम ही विजय होंगे। छात्र संगठनों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, वहीं एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। छात्र संगठनों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है तो खबर देहरादून से है, जहां एसजीआरआर कॉलेज में चुनाव होने जा रहे हैं और छात्र संघ ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि शहरों के साथ ही विदेशों में भी उद्योगपतियों से मुलाकात की गई। उद्योगपतियों के साथ MOU हो रहे हैं। उद्योगपति उत्तराखंड को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह सरकार में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान जिन उद्योगपतियों के साथ MOU किए गए लेकिन उद्योग नहीं लगाए गए, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है। देश के 77 शहरों में उत्तराखंड से कनेक्टिविटी है, जिसे और बढ़ाने का प्रयास है। दुबई दौरे के दौरान भी कई लोगों ने उत्तराखंड से दुबई तक सीधी फ्लाइट होने की बात कही, जिससे उद्योगपतियों को सहूलियत मिल सके। इसलिए सरकार की कोशिश देश के साथ ही विदेश तक सीधी फ्लाइट पहुंचाने की है। बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव और उनका आकर्षण उत्तराखंड की ओर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के करार हमारे साथ हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि MOU होते रहेंगे और उसको आगे गुणवत्ता के आधार पर या राज्य की जो प्राथमिकता होगी या राज्य के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद होंगे, उन सभी को हम अपनी प्राथमिकता में लेंगे। देहरादून में आज लगभग 37 फ्लाइटें पूरे देश के अंदर से, प्रमुख शहरों से यहाँ से जाती हैं। कुछ शहर अभी छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने आगे निकट भविष्य में उन शहरों को भी जोड़ना है। और दुबई और अबू धाबी में जब हम लोगों से मिले थे तो लोगों ने सुझाव के रूप में दी थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देहरादून से या पंतनगर से होगी तो और देश दुनिया के लोग आएंगे, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी इसका निवेदन किया है कि जल्दी ही जो है हमारी जो हवाई सेवाएं हैं उनको भी उच्चीकृत किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।